हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार चैनल पे आपको आने वाले एग्जाम के लिए महा रिवीजन क्लासेस मिल रही हैं दोस्तों। 9 अप्रैल को आपका एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम, जिसके एडमिट कार्ड आपके कल से रिलीज हो जाएंगे, यानी कि 31 मार्च से। ठीक है। तो देखिए, मैंने अभी आपको बजट का वीडियो दे दिया, उत्तराखंड बजट का, आप लोग ज़रूर वॉच करना। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको वीडियो दे दिया है जनवरी से आपका मार्च तक के उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, वो वीडियो भी आप देख लेना, चैनल पे अपलोडेड है। इसके अलावा दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जो कि 26 मार्च से शुरू हुए थे। 5 पेपर इसमें हो चुके हैं, 11 प्रैक्टिस सेट है, जो कि 5 अप्रैल को समाप्त होंगे। इसमें आप लोग जरूर जरूर इनरोल करना, जिनका भी एग्जाम है। और उसके अलावा देखिए, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, जो कि फरवरी मार्च, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च तक का है, महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आपको ज़रूर दिए जाएंगे। अगली वीडियो उसी की आएगी, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन शुरू करेंगे। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि पूरे उत्तराखंड का सार आज हम देखेंगे, जहां से हमेशा एग्जाम में गारंटीड 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। उत्तराखंड राज्य का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। ठीक है। तो यानी कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड आज हम देखेंगे, जिसमें हम उत्तराखंड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम अच्छे से रिवीजन करने वाले। तो अच्छे से समझना है इस क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ से 2-3 प्रश्न हमेशा बनते हैं, और एग्जाम में सरल प्रश्न ही गलत होते हैं आपके रिवीजन की कमी की वजह से। इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के क्लास को। आज देखेंगे उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा। ठीक है। तो देखिए, उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे को समझने से पहले दोस्तों, आपको एक चीज़ जाननी होगी। उत्तराखंड राज्य देखिए एक पर्वतीय राज्य है। जैसे कि उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ, उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था, वो 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। ठीक है। इससे पूर्व इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, कि जैसे कि उत्तराखंड राज्य जो पुनर्गठन विधेयक था, उसको सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कब रखा गया था, उसके बाद इसको लोकसभा में कब रखा गया था, राज्यसभा में इसमें कब साइन हुए थे, फाइनली इस पे के आर नारायण, जो कि उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने कब हस्ताक्षर किए थे, और कब उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। वैसे इसका पहला नाम उत्तरांचल था। ठीक है। तो उत्तरांचल देखिए, जब हमारे उत्तराखंड राज्य को बनाया गया 9 नवंबर 2000 को, तो आपको पता होगा उस समय केंद्र सरकार में कौन था। केंद्र सरकार में उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। उस समय केंद्र में थी हमारी बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार, जिसको हम जानते हैं एनडीए के नाम से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको कहा जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो होता क्या है, देखिए, उत्तराखंड जब गठन किया जाता है, तो बीजेपी हमेशा से ये मानती थी, जो उत्तराखंड शब्द है, लास्ट में जो खंड लगा है, ये कहीं ना कहीं एक अलगाव को दर्शाता है। इसीलिए उन्होंने जो हमारे राज्य का नाम है, वो उत्तरांचल रखा था। आपको पता ही होगा ना, आपका 1 जनवरी 2007 से पहले हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल था। उत्तर के आंचल, यानी कि गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत राज्य। बट फाइनली फिर उसको चेंज किया गया, क्योंकि पहले जो पृथक राज्य आंदोलन चले, पृथक राज्य आंदोलन के दौरान हमारे जितने भी जो आंदोलन करता थे, वो चाहते थे कि राज्य का नाम उत्तराखंड हो। बट बीजेपी, आपको पता है, एक ऐसी पार्टी है जो कि एक अलग संगठन से भी जुड़ी है, वो अलगाववाद को हमेशा दूर रखने की कोशिश करती है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो चलिए, ये कहानी थी। अब हम आ जाते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पे। तो टॉपिक ये देखिए, उत्तर प्रदेश के उसमें 13 जनपदों को काटकर एक हिमालयी राज्य अस्तित्व में आता है। कब? 9 नवंबर 2000 को। नाम उत्तरांचल पड़ गया भैया। अब उत्तरांचल में उसमें जब ये उत्तरांचल राज्य बना, तो 13 जनपद कौन थे, और इन 13 जनपदों का गठन कब हुआ था, यहीं से हमारा टॉपिक शुरू होगा आज का। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दूं। मैंने पहले ही बोला है, आज का जो ये टॉपिक होगा, ये पूरे उत्तराखंड का सार होगा, यानी कि उत्तराखंड को पूरे अच्छे से आप जान पाएंगे इस टॉपिक के माध्यम से। ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य जब बना दोस्तों 9 नवंबर 2000 को, तो इसमें उसमें 13 जनपद थे। अब इन 13 जनपदों का गठन वर्ष आप देख लो भाई। इसमें 3 जनपद ऐसे हैं जो 1960 में बने, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। ठीक है। और हमारे उत्तराखंड का जो सबसे पुराना मान सकते हैं दोस्तों, सबसे पुराने जनपद हैं, वो हमारे अल्मोड़ा और नैनीताल हैं। ठीक है। अल्मोड़ा वैसे देखा जाए तो कुमाऊं जनपद के नाम से 1815 में बना था, लेकिन बाद में ये विभाजित होता था 1891 में। ठीक है। लेकिन अल्मोड़ा या कुमाऊं जनपद सबसे प्राचीन था। उसके बाद पौड़ी बनता है। लेकिन अब अल्मोड़ा जब 1891 में पृथक होता है, नैनीताल और ये अलग अलग बन जाते हैं, कुमाऊं जनपद का विभाजन होता है, एक अल्मोड़ा जनपद बन जाता है, एक नैनीताल बन जाता है 1891 में। देन हम ये मान सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य का जो सबसे प्राचीन जनपद था गठन के लिहाज से, फिर वो पौड़ी हो जाएगा।
1839। और बहुत से बच्चों को इसमें डाउट है कि पौड़ी का गठन कब हुआ था। भाई पौड़ी का गठन 1839 में ही पौड़ी जिला बना था, और 1840 में श्रीनगर से मुख्यालय हटा के पौड़ी स्थानांतरित किया गया था। ये दोनों पॉइंट अलग हैं। आयोग ने भी लास्ट जितने एग्जाम कराए हैं आप ध्यान से देखिएगा, उसमें पौड़ी गढ़वाल का गठन वर्ष 1839 ही माना है। ठीक है, तो एक एक करके देख लो भाई। 3 जनपद 1960 में बने, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग। 3 ये छोटे जनपद जो है ये 1997 में बने, 1997 में। उधमसिंह नगर का गठन हुआ दोस्तों 1995 में, पौड़ी 1839। हरिद्वार जनपद का गठन हुआ था 1988 में। देहरादून को जनपद बनाया गया था 1817 में। टिहरी आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, टिहरी जो था एक रियासत थी और इसका विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 को। तो 1949 को ये उत्तर प्रदेश राज्य का 50वां जनपद बना था। मैंने बार बार आपको टॉपिकों में बताया है। ठीक है, तो जब हमारा उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया 9 नवंबर 2000 को, तो उसमें 13 जनपद ये थे। आज भी हमारे राज्य गठन के 23 वर्ष हो चुके हैं दोस्तों। 23 वर्ष पश्चात भी हमारे राज्य में अभी भी 13 ही जनपद हैं। ठीक है, बहुत बार सरकार आती है जाती है, वो घोषणा करते हैं कि हम कुछ नए जनपद बनाएंगे, बट धरातल पे इसको अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं लोग। तो 13 ही जनपद हैं। अब थोड़ा बॉर्डर एरिया की बात कर लेते हैं, तो उत्तराखंड राज्य का आपको पता है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य पश्चिम में सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पर प्राकृतिक सीमा बनाती है टॉन्स नदी। उत्तराखंड राज्य की जो उत्तरी सीमा है ये तिब्बत या चीन सीमा से लगी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य की पूर्वी सीमा टच करती है नेपाल को, और उत्तराखंड के दक्षिण में है भाई उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना पे मेरा एक अलग ही वीडियो है, आप जरूर देख लेना उसको। उसमें मैंने डिटेल में बनाया कौन से जनपद किस किस स्टेट के किस जनपद से टच होते हैं, और किस स्टेट के कौन से जनपद हमारे उत्तराखंड से लगते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो अलग है, आप लोग जरूर उसको वॉच कर लेना। ठीक है, ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना है। तो आप समझ पाएंगे कि उत्तराखंड राज्य के जो 13 जनपद हैं ये कब बने थे, और जब से राज्य गठन हुआ तब से ज्यों के त्यों यही जनपद अस्तित्व में है, कोई भी नया जनपद नहीं बना है। अब अन्य एडिशनल फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी है दोस्तों देहरादून है। अब देखिए उत्तराखंड राज्य 2 राजधानियों वाला प्रदेश है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी है, और उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण भी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था ऑफिशियली 8 जून 2020 को। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कई बार कि गैरसैंण को हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया, तो 8 जून 2020। और अभी आपने देखा होगा 2023 का जो बजट पेश किया गया, ये गैरसैंण के भरानी सैंण में ही प्रस्तुत किया था वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने। ठीक है, तो वहीं पे ये प्रस्तुत हुआ, और अभी भी ग्रीष्मकाल ही शुरू हो चुका है, तो अब ग्रीष्मकाल के सेशन ज़्यादातर यहीं पे होंगे विधानसभा के गैरसैंण में। तो 8 जून 2020। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तरांचल जब राज्य बना, ये भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य था। तो भारतीय गणतंत्र का उत्तरांचल 27वां राज्य था। ठीक है, और हिमालयी राज्यों के क्रम में ये 11वां राज्य था। देखिए उस समय की बात हो रही है, कई लोग ये बोलते हैं कि अब तो यार जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया, जम्मू कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग है, तो अब जो हिमालयी क्रम में भी आप उत्तराखंड का क्रम जो होगा चेंज होगा। ऐसा नहीं है, जब राज्य गठन होता है उस समय की बात, उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनता है। आप सेंसस के क्वेश्चनों को लीजिए, जनगणना वाले जो क्वेश्चन बनते हैं 2011 से, वो 2011 के ही बेस पे बनते हैं एग्जाम में। अब नई जनगणना जो आएगी उसके बेस पे बनेंगे आने वाले समय में। तो हिमालयी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का क्रम था 11वां, और उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 1 अप्रैल 2001 से। ठीक है, अब भाई ये विशेष राज्य क्या होता है, तो विशेष राज्यों को दोस्तों केंद्र सरकार के तहत 90% जो राशि होती है वो अनुदान के रूप में मिलती है, और 10% राशि केवल लोन के रूप में भी होता है। बाकी जो अन्य राज्य होते हैं जो स्पेशल राज्य नहीं होते, उनको 70% अनुदान मिलता है और 30% लोन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, समझ पाएंगे इसको। अगर सिंप्लीफाइड तरीके से समझना है तो मैं फिर आपको समझा देता हूँ। उत्तराखंड स्पेशल राज्य कैसे है, विशेष राज्य देखिए। मान लो उत्तराखंड राज्य को अगर केंद्र सरकार 100 करोड़ रुपए देती है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, तो इस 100 करोड़ में से उत्तराखंड राज्य को अनुदान के रूप में 90 करोड़ मिलेंगे, और केवल 10 करोड़ रुपए ही उत्तराखंड सरकार को वापस करने होंगे ऋण के रूप में केंद्र सरकार को। वहीं अन्य राज्यों की अगर मैं बात करूं तो 100 करोड़ में से 70 करोड़ राज्य को वैसे दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान, जबकि 30 करोड़ रुपए उस राज्य ने ऋण के रूप में वापस करने होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि हमको इतना यहाँ पे बेनिफिट होता है। हमारे साथ साथ भारत के जो अन्य स्पेशल राज्य हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं, वो भी स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है। तो चलिए, ये हो गया भैया आपका
जो हमारा स्पेशल राज्य है, क्या इसकी विशेषता है, क्यों है? क्योंकि भौगोलिक विषमता है उत्तराखंड राज्य में, और उत्तराखंड राज्य की जो अर्निंग के सोर्सेज है ना वो लिमिटेड हैं। हमारे यहाँ पे जो रेवेन्यू आता है राज्य सरकार का, वो केवल आबकारी विभाग से, थोड़ा बहुत खनन से, थोड़ा बहुत टूरिज्म से आता है। और इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा कोई इनकम टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर डिवाइड करती है वो नहीं है। वैसे भी जो इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो सेंट्रल को जाता है। जीएसटी वगैरह में भी आप देखते हैं कि क्षतिपूर्ति के रूप में जो क्षतिपूर्ति का टाइम पीरियड था 2022 में पूरा हो गया। अब 23 में क्या होगा, अभी तो बढ़ाया है केंद्र सरकार ने, बट जो छोटे राज्य हैं उनको बड़ा ही नुकसान इसमें होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है थोड़ा वीक है दोस्तों। इसी के हिसाब से हमको स्पेशल स्टेट की स्टेटस दिया गया है। ठीक है, स्पेशल स्टेट है हमारा। अब बात करते हैं देखिए मंडल की, तो उत्तराखंड राज्य में दोस्तों दो मंडल आपको देखने को मिलेंगे। एक है कुमाऊं मंडल, एक है गढ़वाल मंडल। ठीक है, तो कुमाऊं मंडल की मैं बात करता हूँ, कुमाऊं कमिश्नरी भी इसको हम बोल सकते हैं। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी 1854 में। ठीक है, अब ब्रिटिश काल वाली कमिश्नरी पे ना जाएं। कुमाऊं मंडल, यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है वो एक वरिष्ठ आईएएस होता है। कुमाऊं मंडल का भी एक कमिश्नर होगा, गढ़वाल मंडल का भी एक कमिश्नर होगा, जो कि एक वरिष्ठ आईएएस होता है। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी 1854 में। कुमाऊं मंडल में दोस्तों आपके आते हैं कितने, 6 जनपद। ठीक है, कुमाऊं मंडल में कौन कौन से 6 जनपद आते हैं, तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर। ये 6 जनपद ऐसे हैं दोस्तों जो कि कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और वहीं बात करें गढ़वाल मंडल की, तो गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, गढ़वाल मंडल कब स्थापित हुआ, 1969 में। और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं 7 जनपद। तो कौन कौन से 7 जनपद हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। तो ये 7 जनपद किस में आते हैं, गढ़वाल मंडल में। ठीक है, ऐसे दोस्तों देखिए यूपी सरकार ने, ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम किताबों में दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ना पहाड़ी जो जनपद थे उनका विकास करने के उद्देश्य से एक अलग से मंडल बनाया था, उत्तराखंड मंडल। हालांकि बाद में तो समाप्त हो गए। कभी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड मंडल की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तराखंड मंडल स्थापित किया था यूपी गवर्नमेंट ने 1960 में। फैक्ट है इसलिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो ये भैया पूरा लेखा जोखा है उत्तराखंड राज्य का, अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अन्य एडिशनल फैक्टों में दोस्तों। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में वर्तमान समय की बात करें तो यहाँ पे टोटल सीटें जो हैं 70 सीटें हैं। और जो एक सीट एंग्लो इंडियन वाली थी दोस्तों, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, कोई भी एंग्लो इंडियन सीट अब उत्तराखंड में, या हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करते हैं तो लोकसभा में भी ये सिस्टम अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एंग्लो इंडियन वाला जो फैक्ट है इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। विधानसभा की टोटल सीटें हैं उत्तराखंड में 70। हाँ, इसमें एक एडिशनल फैक्ट ये हो सकता है कि विधानसभा की 70 सीटों में जो 42 सीटें हैं वो गढ़वाल मंडल में हैं, और विधानसभा की 28 सीट्स जो हैं ये आपकी कुमाऊं क्षेत्र में है। कुमाऊं मंडल में 28 सीटें हैं विधानसभा की, और गढ़वाल मंडल में 42 सीटें हैं, टोटल 70 सीटें हो गई। ठीक है, और 70 सीटों पे प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, आप सभी को पता है। और जिलों की संख्या 13 हो गई। अभी जो 2022 के आंकड़े हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तहसीलें उत्तराखंड में दोस्तों 110 हैं, विकास खंड 95 हैं, ब्लॉक्स, और मंडल हो गए 2, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। बीच में एक मंडल और बनाया था गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम पे, लेकिन उसको कोई अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। ठीक है, तो ऐसे धुआं धुआं हो गया। अब बात करते हैं लोकसभा की सीटें कितनी है हमारे पास। तो लोकसभा की सीटें हमारे पास हैं मित्रों 5, 5 लोकसभा सीट हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात दोस्तों ये है कि इसमें एक लोकसभा की जो सीट है अल्मोड़ा सीट, वो अल्मोड़ा सीट हमारी रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, अल्मोड़ा की एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, बाकी 4 सीटें उत्तराखंड में लोकसभा की वो ओपन सीट्स हैं। ऐसे ही राज्यसभा के लिए उत्तराखंड से 3 लोग यहाँ पे चुने जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा की 3 सीट हो गई और लोकसभा की 5 सीटें हो गई। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए उत्तराखंड का जो उत्तरांचल का जो नाम था उत्तराखंड, वो कब से हुआ, तो 1 जनवरी 2007 से ये उत्तराखंड के तौर पे जाना गया। इससे संबंधित जो विधेयक आया था वो क्वेश्चन बना था, लास्ट टाइम लोकसेवा आयोग ने भी बनाया था, उस पर काफ़ी दिक्कत वगैरह हुई थी। लेकिन इसका जो रियलिटी है, दिसंबर 2006 में इसको पास किया गया था, एक्ट को, नाम संबंधित जो था ना, नाम परिवर्तन संबंधी विधेयक को दिसंबर 2006 में पारित किया गया। और 1 जनवरी 2007 से हमारे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया था, और आज भी उत्तराखंड है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो गाड़ियों की नंबर सीरीज है यूके से आती है, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, ये एक एडिशनल फैक्ट है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों इसकी प्रशासनिक संरचना में। तो उत्तराखंड की जो प्रशासनिक संरचना है, जैसा कि अमूमन हर राज्य में हमको देखने को मिलता है, लगभग वैसा ही है।
तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, उत्तराखंड राज्य में 2 मंडल हैं। तो सबसे पहले मंडल के तौर पे प्रशासनिक संरचना है, यानी कि मंडल जो है प्रशासनिक संरचना की सबसे ऊपर इकाई को हम रख सकते हैं, जैसे कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। फिर मंडलों के अंतर्गत रखे गए हैं जनपदों को, जैसे कि गढ़वाल मंडल में 7 जनपद और कुमाऊं मंडल में 6 जनपद। ठीक है, अब जनपदों में जो हमारा देखिए दोस्तों, ग्रामीण जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज प्रणाली है, जबकि जो हमारे शहरी एरिया हैं वहाँ पर नगर निकाय प्रणाली है। ठीक है, बस यही है। पंचायती राज प्रणाली आपको पता है दोस्तों त्रिस्तरीय है, वैसे उत्तराखंड में भी त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत होती है, उससे ऊपर क्षेत्र पंचायत और सबसे ऊपर जिला पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो सबसे निर्वाचित जो होता है वो हमारा होता है आपका ग्राम प्रधान। क्षेत्र पंचायत बीडीसी जो मेंबर बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, और जिला पंचायत में आपका जिला पंचायत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। ऐसे नगर निकाय प्रणाली में दोस्तों सबसे छोटा होता है, सबसे अगर छोटा नगर है आबादी के हिसाब से, तो वहाँ पे नगर पंचायत होती है, उससे ऊपर नगर परिषद या नगर पालिका होती है, और सबसे ऊपर नगर निगम को रखा जाता है। यहाँ पर भी दोस्तों नगर पंचायत में आपका दोस्तों आपको पता ही होगा वार्ड मेंबर वगैरह होते हैं। नगर परिषद या पालिका में आपको जो दिखेगा यहाँ पे भी चेयरमैन वगैरह होता है, मेन अधिकारी जो होता है वो भी प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर जो सदस्य होते हैं वोटिंग करते हैं। और नगर निगम में सबसे बड़ा जो पद होता है वो महापौर का होता है, या उसको दोस्तों आपका मेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ की निकाय प्रणाली ये है। तो ये हमारा हो गया भैया प्रशासनिक संरचना। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रशासनिक संरचना से लगभग इतने ही क्वेश्चन आते हैं आपके। खासकर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे कि आपका उत्तराखंड राज्य में जैसे कि जिला पंचायत से संबंधित क्वेश्चन ये बनता है कि अभी हाल में ही आपने क्वेश्चन देखा होगा कि जिला पंचायत की जो मीटिंग है, मीटिंग के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है, तो 1/3 लगभग ऐसा ही सब जगह है। क्षेत्र पंचायत की बात करें तो क्षेत्र पंचायत का जो मेन अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं, तो क्षेत्र पंचायत के सदस्य जो भी होते हैं एक इलाके के, वो चुनते हैं अपना ब्लॉक प्रमुख, उसको ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है, जिसका रिपोर्टिंग सेक्रेटरी होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको जो पीसीएस के अंतर्गत सेलेक्ट होता है। ठीक है, खंड विकास अधिकारी बोलते हैं। ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान होता है, इसका सेक्रेटरी वीडीओ होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्राम विकास अधिकारी। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे उत्तराखंड राज्य के जो प्रतीक चिन्ह हैं, क्योंकि प्रशासनिक ढांचे की बात हो रही है, तो राज्य चिन्हों को फटाफट रिवीजन कर लेंगे भाई, क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले देखिए राज्य चिन्ह जो है भैया, 3 पर्वत चोटियों के तल पर गंगा की 4 लहरें हैं। ठीक है, तो 3 पर्वत हैं और चोटियों पर गंगा की 4 लहरें हमको देखने को मिलती हैं। वैसे वो अलग अलग नदियों के सिंबल है ऐसा बोला जाता है इसमें। ठीक है, लेकिन उसमें काफ़ी मतभेद है, आपको बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हमारा जो राज्य पुष्प है, तो राज्य पुष्प है हमारा ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल जो होता है ये मध्य हिमालय क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उगता है दोस्तों, और एसिटेरेसी कुल का ये पौधा होता है। इसका जो बॉटेनिकल नेम है वो है सोसोरिया अबलवेटा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में टोटल 24 प्रजातियां पाई जाती है, ध्यान रखेंगे कितनी, क्वेश्चन बन सकता है 24 प्रजातियां। और पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छे से इस पॉइंट को आपने याद रखना है। ब्रह्म कमल की कुछ अन्य प्रजातियां भी होती है, जैसे कि फेन कमल होता है, कस्तूरा कमल होता है, तो उनका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। जो स्पेशल ब्रह्म कमल होता है हाइल्टी एरिया में बिल्कुल वाइट कलर का होता है। ठीक है, इससे संबंधित अन्य फैक्ट ये है दोस्तों, ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कौल पद्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कौल पद्म। और इसको देखिए महाभारत का जो वन पर्व है ना, एक क्वेश्चन हमेशा निकलता है, महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और स्पेशली मान्यता तो यह है कि जो हमारा केदारनाथ टेम्पल है जहाँ पे भगवान शिव है, उनको चढ़ाने के लिए स्पेशली ब्रह्म कमल का ही प्रयोग किया जाता है। इस पौधे की ऊंचाई होती है 70 से 80 सेंटीमीटर दोस्तों, और इससे ध्यान रखेंगे दोस्तों। और ये जो पौधा होता है उत्तराखंड के लगभग, जैसे फूलों की घाटी है, उसके अलावा बद्रीनाथ का ऊपरी एरिया हो गया, केदारनाथ हो गया, पिंडारी ग्लेशियर आदि में आपको जरूर देखने को मिलेगा, मिलम ग्लेशियर आदि में भी ये देखने को मिलता है ब्रह्म कमल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी की मैं बात करता हूँ दोस्तों, हिमालयन मोर कहा जाता है इस पक्षी को, बहुत खूबसूरत होता है, अभी नीचे दिखाऊंगा मैं आपको। तो राज्य पक्षी होता है मोनाल। ठीक है, हिमालयन पिकॉक भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और इस पक्षी की मैं बात करूं दोस्तों तो 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। और इसके अलावा ये नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है, ध्यान रखेंगे, कहाँ का, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी। इसके अगर मैं बात करूं वैज्ञानिक नाम क्या है इसका मोनाल का, तो ये है लोफोफोरस इम्पीजेनस, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसको मन्याल या मुनाल भी आपको देखने को मिलेगा, जो भी लोकल एरिया है वहाँ पे ऐसा ही बोलते हैं लोग। इसके अलावा देखिए मोनाल जो है भैया थोड़ा आलू की खेती को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आलू इसका फेवरेट फूड है। ठीक है, तो आलू खाता है भाई ये, आलू का बड़ा शौकीन होता है मोनाल, जहाँ भी आलू की खेती होगी वो थोड़ा बर्बाद कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो है भाई अब हमारा है राज्य पशु कस्तूरी मृग।
तो राज्य पशु है भाई कस्तूरी मृग, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है। और कस्तूरी मृग से जो संबंधित क्षेत्र है दोस्तों, आपको पता ही होगा, हमारे जैसे अस्कोट वन्य जीव विहार है, केदारनाथ वन्य जीव विहार है, उत्तरकाशी वगैरह हो गए, यहाँ पे आपको कस्तूरी मृग देखने को मिलेगा। कस्तूरी मृग जो होता है दोस्तों, इसका नाम ही देखिए कस्तूरी मृग इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसके नाभि में कस्तूरी पाई जाती है। ठीक है। तो कस्तूरी मृग जो होता है, इसका जो मेल होता है दोस्तों, केवल मेल की नाभि में एक हार्मोनल पदार्थ होता है जिसको कस्तूरी कहते हैं, जो कि 30 से 45 ग्राम तक एक बार में प्राप्त होता है। अब ये भी कभी कभी आयोग क्वेश्चन बना देगा कि कस्तूरी मृग से कितना कस्तूरी एक बार में प्राप्त होता है, तो 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी हो जाता है, और 3-3 साल के अंतराल में कस्तूरी अपने आप डेवलप हो जाता है और इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। और ये केवल और केवल मेल में होता है, ये ध्यान रखना आपने। कस्तूरी मृगों की देखिए आप, कस्तूरी की जो मांग है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका शिकार भी होता है दोस्तों। इसके लिए देखिए, इसके संवर्धन के लिए वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जा रहा है। केदारनाथ वन्य जीव विहार और अस्कोट वन्य जीव विहार स्पेशली कस्तूरी मृग के संरक्षण से संबंधित है। बार बार क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए कस्तूरी मृग से एक क्वेश्चन और आता है भैया। कस्तूरी मृग पर रिसर्च के लिए 1977 में महरूड़ी जो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है बागेश्वर में, ये स्थापित किया गया। ठीक है, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा देखिए 1982 में कस्तूरी मृग के लिए 1982 में कांचुला खर्क एक प्लेस है, कांचुला खर्क चमोली में, यहाँ पर कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र की भी स्थापना की गई। ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं कि महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कब बना। उसके अलावा अस्कोट वन्य जीव विहार कब बना, तो 1986 में बनता है ये। और चमोली में जो कांचुला खर्क बना 1982 में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे राज्य वृक्ष बुरांस। तो बुरांस है भाई हमारा राज्य वृक्ष, बहुत से लोगों ने देखा होगा जो पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, खासकर इसी सीजन में भैया बुरांस दिखता है। मैं तो कई देख चुका हूँ इस सीजन में, और बुरांस के फूल खिल चुके हैं अभी। बहुत अच्छा वृक्ष होता है बुरांस का, और प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, बॉटनिकल नेम बोलेंगे वैसे तो, वानस्पतिक नाम वो है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक पर्वतीय वृक्ष है भाई, मैदानी भागों में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसका जो फूल होता है बिल्कुल डार्क रेड कलर का होता है, लेकिन हाइल्टी के एरिया में अगर 11,000 फीट के ऊपर से अगर आप आगे जाते हैं, लगभग 4,000 मीटर से ऊपर, तो फिर ये जो पौधा है इसमें सफ़ेद बुरांस के फूल देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है। बाकी इतना ही इससे क्वेश्चन बनेगा, ये याद रखना है कि आपको इसका वैज्ञानिक ना, सॉरी, वानस्पतिक नाम तो रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ठीक है। कभी कभी इसकी ऊंचाई भी पूछ लेता है बुरांस के फूल की, पेड़ की, माफ कीजिएगा, 20 से 25 मीटर बुरांस के पेड़ की ऊंचाई होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जूस बनता है, जो इसके फूल होता है ना, इससे बड़ा ही एक मेडिसिन के तौर पे एक जूस बनता है लाल कलर का। उस जूस को अगर कोई हृदय रोगी पिए तो बोला जाता है कि जो हार्ट डिजीज वगैरह होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। और बुरांस को भी संरक्षित किया गया भाई, क्वेश्चन बनता है देखिए यहाँ से। बुरांस वृक्ष का भी काफी कटान किया जा रहा था लगातार, तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने बुरांस को भी, वो जो हमारा संरक्षण अधिनियम है 1974 के तहत, इसको एक संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। यानी कि बिना परमिशन के अगर किसी कारणवश कोई बुरांस का वृक्ष काटेगा तो उस पर वन्य जीव धारा लग जाएगी भाई। ठीक है। तो बुरांस के अवैध कटान के कारण इसको 1974 में संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद हमारा राजकीय फल है काफल। काफल का भी अब सीजन आ रहा है दोस्तों, काफल लग चुके हैं और थोड़े दिन में वो पक जाएंगे। ठीक है। और काफल के टाइम पे एक चिड़िया बड़ा ही साउंड देती है, आपने जंगल गई होंगी, सुना होगा, कुकू कुकू करके करती है ना वो, काफल पाको मैं नीचा को, ऐसा सुनाई देता है। इसके पीछे एक कहानी भी है, इतनी तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। आपको केवल याद रखना है कि राजकीय फल हमारा काफल है, जिसका वानस्पतिक नाम है मायरिका एस्कुलेटा। राज्य गीत की मैं बात करता तो हेमंत बिष्ट ने गीत हमारा गाया हुआ है, और इसमें जो सुर दिया हुआ है, यानी कि लिरिक्स हेमंत बिष्ट जी के हैं, और जो हमारा वॉइस ओवर किया है वो आपका नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो हमारे बहुत बड़े गायक हैं उत्तराखंड के। 2016 में राज्य गीत बनाया गया। इसके अलावा जो हमारी राजकीय भाषा है दोस्तों, वो हिंदी है उत्तराखंड राज्य की, एंड उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत। 2010 में इसको घोषित किया गया। ऐसे ही उत्तराखंड राज्य की राजकीय खेल की मैं बात करूँ तो ये फुटबॉल है, और राजकीय खेल फुटबॉल को घोषित किया गया था 2011 में। और जो फुटबॉल अकादमी है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये देहरादून में स्थित है। ठीक है। तो ये उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह है, इनसे भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, वो यहाँ पे क्लियर हो गया है। ऐसे ही उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र आ सकता है, तो राजकीय वाद्य यंत्र भाई हमारा ढोल है, याद रखिएगा। ठीक है, ढोल। चलिए अब आगे देखेंगे। देखिए उत्तराखंड राज्य की जो संसदात्मक जो कार्य, जो यहाँ पे प्रशासन चलता है, वो कैसे चलता है। तो प्रशासन के लिए भाई वही जैसे हमारे देश में प्रशासन चलता है, यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव होती है, जुडिशरी होती है, और विधानमंडल होता है। ठीक है। यानी कि विधान पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका,
अलग अलग है सब बॉडीज, इसी तौर पे काम चलता है। विधानमंडल में हमारी सरकार आ गई, न्यायपालिका में हमारे जो न्यायपालिकाएं हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हमारी जुडिशरी नैनीताल हाई कोर्ट आ गया, और कार्यपालिका में हमारा दोस्तों एग्जीक्यूटिव आ गया जिसमें ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, आईएएस से लेकर ग्रुप डी के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। ठीक है, हमारे राज्य का जो सचिवालय है वो देहरादून में स्थित है, और हमारे राज्य का जो हाईकोर्ट है वो नैनीताल में स्थित है। और ध्यान रखेंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, अगर क्वेश्चन कभी बनता है तो उत्तराखंड हाईकोर्ट स्थापित हुआ था भैया आपका जिस दिन राज्य बना, 9 नवंबर 2000 को ही। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट आपने नहीं करना, जिस दिन हमारा राज्य बना उसी दिन हमारा उच्च न्यायालय भी हमारा क्या हो गया, शुरू हो गया। मतलब जो हमारा उत्तराखंड राज्य का हाईकोर्ट है वो भी उसी दिन से हमारा क्या हो गया, शुरू हो गया। बाकी देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा सचिवालय होता है, मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है, मुख्यमंत्री के कार्यकारी का जो सबसे बड़ा होता है राज्य में वो राज्यपाल होता है। ऐसे ही दोस्तों हम देखते हैं तो राज्य में जो कानूनी सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है जिसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए उत्तराखंड में अभी भी राजस्व पुलिस व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। राजस्व पुलिस व्यवस्था मतलब आपको पता ही है दोस्तों, पटवारी जो होता है, पटवारी देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में पुलिस की तरह भी काम करता है और राजस्व अधिकारी के तौर पे भी काम करता है, इसीलिए उसको राजस्व पुलिस कहा जाता है। ठीक है, तभी तो बोलते हैं ना राजस्व उपनिरीक्षक, इसी वजह से बोलते हैं। आपको पता ही है दोस्तों ये हेनरी रैमजे के टाइम पीरियड से शुरू हुई थी ये व्यवस्था राजस्व पुलिस वाली। हालांकि उत्तराखंड सरकार इसको जल्दी ही समाप्त करने का विचार बना रही है, बहुत जगह अब थाने भी खुल चुके हैं। अभी भी राज्य के 61% भाग पे हमको राजस्व पुलिस व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, इस व्यवस्था में दोस्तों पटवारी होता है सबसे पहला पद, पटवारी के बाद फिर कानूनगो बनता है, कानूनगो के बाद नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, फिर आपका परगना अधिकारी यानी कि एसडीएम, फिर उसके बाद जिला अधिकारी। जिला अधिकारी के ऊपर प्रमोशन होता है कमिश्नर का। ठीक है, उसके बाद तो सभी लोग सचिवालय चले जाते हैं जो कि सचिव अचिव के तौर पे काम करता है अगर ऊपर प्रमोशन होता है। यानी कि अगर कोई कम एज में पटवारी बनता है मान लीजिए 21 साल में और ठीक ठाक उसका प्रमोशन रहा तो 60 साल होते होते वो कार्यकारी डीएम तक जा सकता है। एसडीएम तो बनेगा ही भाई वो 40 साल की सर्विस में, मान के चलिए आप। ठीक है, तो ये राजस्व पुलिस व्यवस्था है भाई उत्तराखंड राज्य की। और इसके अलावा देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ से निकल के आता है। हाँ, ये बन सकता है कि मंत्रिपरिषद जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के आर्टिकल के तहत होती है, तो 164 जो हमारा आर्टिकल है उसके तहत होती है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में भी सेम वही चीज़ है। नैनीताल का जो हमारा हाईकोर्ट है दोस्तों, इससे संबंधित फैक्ट आ जाते हैं कि नैनीताल जो हाईकोर्ट है इसका जो डिज़ाइन था किसने बनाया था, तो इसका डिज़ाइन बनाया था सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बहुत पुराना ये भवन है, हालांकि अब इसको ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है। हल्द्वानी के गौलापार में हमको देखने को मिल सकता है जल्दी ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय। ठीक है, ये है। इसके अलावा अभी राज्य में दोस्तों 5वीं विधानसभा चल रही है, 5th। ठीक है, तो 5वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 2022 से 2027 तक चलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 5वीं विधानसभा में कितने हमारे मेंबर कहाँ से हैं ये मैं आपको कई बार बता चुका था। 5वीं विधानसभा की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें आपका टोटल 70 सीटों में बीजेपी को बहुमत है दोस्तों, बीजेपी की अभी गवर्नमेंट है। और इसके अलावा देखिए कांग्रेस जो है सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और निर्दलीय और बसपा को भी 2-2 सीटें इसमें मिली थी दोस्तों। ये पूरा लेखा जोखा था 2022 के चुनाव का। ठीक है, वहीं संसद का प्रतिनिधित्व मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लोकसभा में हमारी 5 सीटें हैं और राज्यसभा में हमारी 3 सीटें हैं। ठीक है, तो ये उत्तराखंड करंट अफेयर में हम करवा देंगे, वर्तमान में कौन क्या, एक वीडियो दूंगा तो उसमें बता देंगे कि वर्तमान में लोकसभा सीटों पर कौन है और हमारा जो राज्यसभा की सीट है उनमें कौन हमारा सांसद है। अभी हालांकि 2024 में चुनाव होंगे, कुछ आंकड़े इसमें बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों। और वर्तमान में देखो उत्तराखंड में नगर निगम के ऊपर बात करते हैं हम, नगर निगम आया था कहीं पे, तो नगर निगम उत्तराखंड में वर्तमान में कितने हैं, उत्तराखंड में वर्तमान में नगर निगम क्वेश्चन कई बार बन रहा है एग्जाम में। तो वर्तमान में दोस्तों आपको पता है उत्तराखंड में जो नगर निगम है वो है आपको टोटल 9। ठीक है, ध्यान रखेंगे 9 नगर निगम है। कोटद्वार भी देखिए बनी गई वो जो हाल में ही आपका आया था श्रीनगर। ठीक है, तो नगर निगम हमारे 9 हो गए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं बस इतने क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन निकल के आता है कि हमारा उत्तराखंड राज्य का जो हमारे राजकीय चिन्ह है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, और साथ ही जो भी प्रशासनिक बातें मैंने आपको बताई इतने से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए मैं बोला था आपको ये टॉपिक थोड़ा महत्वपूर्ण है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको उत्तराखंड की राज्यों की कौन सा जनपद किस सीमा को स्पर्श करता है, कितने इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, कितना क्या है, उसके लिए हमारी एक अलग से वीडियो है। उस वीडियो को मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। बाकी जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ उत्तराखंड राज्य के जो राजकीय चिन्ह है, कुछ फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले उत्तराखंड राज्य का जो राजकीय चिन्ह है ये है भैया, 3 पर्वत है ना, ये देखिए 3 पर्वत है, 3 पर्वतों के बीच में अशोक की लाट है और नीचे गंगा की 4 लहर है जो बात की जा रही थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए उत्तराखंड का जो राजकीय फल है ये है भैया काफल।
काफ़ी लोगों ने खाया होगा। उत्तराखंड राज्य का जो देखिए भैया राजकीय पशु है, ये है कस्तूरी मृग। और ये है भैया हमारा हिमालयन जो सौगंधिक पर्व कौल पद्म ब्रह्म कमल जिसको कहा जाता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो हमारा उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है वो है मोनाल, आप देख सकते हैं, लोफोफोरस सिम्पीजेनस। एंड ये बुरांस का पेड़ है भैया, देख सकते हैं लाल फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये उत्तराखंड की राजकीय चिन्ह है। ओके, बाकी देखिए ज़्यादा इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा वाली में जो है आपका टॉपिक है ना, उत्तराखंड राज्य के जो हमारे प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा वाला जो चैप्टर है अध्याय 2, इसके जो एमसीक्यूज हैं परीक्षा वाली वाले, वो आप अच्छे से याद कर लेना। उससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इससे, ठीक है। तो वो टॉपिक आप अच्छे से याद कर लेना, वो एमसीक्यूज आप जरूर लगा लें, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, फॉरेस्ट गार्ड की जो प्रैक्टिस सेट है वो कंटिन्यू चल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको आप लगा सकते हैं। बाकी आपको मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी स्टडी करें। करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है जो कि आपका जनवरी से मार्च तक का है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, और उसके साथ उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या, इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे तो उनको जल्दी ही अपलोड चैनल पे कर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।